नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है 5 की आंच का। मैं हूं अपर्णा मौसम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज सबसे पहले बात करेंगे महाकाल मंदिर की, जहां वीएचपी कल्चर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। खंडवा की बात करेंगे, जहां छेड़खानी से पीड़ित एक लड़की की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। बात होगी उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने किसान खाद को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा है। बहराइच की घटना को लेकर बाबा बागेश्वर ने दिया है एक बड़ा बयान। बात एक वायरल वीडियो की भी करेंगे, जिसमें लड़कियां कह रही हैं दाढ़ी रखोगे तो गर्लफ्रेंड नहीं रख पाओगे। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी होने के बाद भी एक बार फिर वीआईपी एंट्री को लेकर विवाद सामने आया है। आम श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन केवल दूर से करने को मिलते हैं, लेकिन वीआईपी व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश मिल रहा है। अब एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद तब खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और 2 अन्य वीआईपी गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान सभी 4 लोग करीब 6 मिनट तक गर्भगृह में मौजूद रहे। वीआईपी एंट्री का यह वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर शिंदे परिवार को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली, जबकि वीआईपी एंट्री बंद है? वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। महाकाल मंदिर में वीआईपी एंट्री पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमपी में नियम कानून नहीं चलते हैं, इससे महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने किया है पलटवार। कहा है कि कानून सबके लिए है। महाकाल समिति इसकी जांच कर रही है। देखिए, जो प्रदेश जहां पर नियम कायदे कानून कोई चलते ही नहीं है, तो महाकाल में कहां से चल जाएंगे? ये तो नियम कायदे कानून दूसरों के लिए, जब अपनी बारी आए अपने हिसाब से। तो महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं है, आस्था का केंद्र है। पूरे देश से और पूरे विदेशों से लोग दर्शन के लिए बाबा महाकाल के लिए आते हैं। हम वहां पर भगवान के यहाँ वो समानता नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी असामान्य बना रखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी नियम कायदे हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, इसमें महाकाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा जांच करवाई जा रही है। किस स्थिति में इस तरह की स्थिति बनी है, उसके संदर्भ में अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सभी मामलों में संवेदनशील है। और जब बात नियम कानून की है तो खबर खंडवा से है, जहां कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। खंडवा में छेड़खानी से पीड़ित लड़की ने इलाज के दौरान इंदौर में दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने छेड़खानी के मुख्य आरोपी मांगी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि हत्या के लिए बेटे अर्जुन को आरोपी ने उकसाया था, जिसके बाद बेटे ने पीड़ित लड़की को आग लगा दी थी। आरोपी मांगी लाल ने लड़की से छेड़खानी की थी। आपको बता दें कि आरोपी ने युवती पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। मामला 7 अक्टूबर का है, जब लड़की ने छेड़खानी की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आरोपी को अगले दिन जमानत भी मिल गई थी। जिसके बाद 12 अक्टूबर को आरोपी ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती पर राजीनामा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जब युवती नहीं मानी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। वहीं पीड़ित लड़की की मौत पर अब प्रदेश में सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि एमपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। प्रदेश में छेड़खानी का विरोध करना पाप है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता कमलनाथ सरकार का करप्शन कार्यकाल याद करें, जहां पीड़ितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। नहीं संभल रहा तो किसी और को दे दें। रोज खबरें आ रही, कभी भोपाल की, कभी खंडवा की, कभी सागर की, कभी गुना की। रुक ही नहीं रहा ये सिलसिला।
और सरकार पुरानी बातें करती है। भूतकाल में जीना है कि वर्तमान काल में? भूतों से पीछा छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, किसी और को मौका दे दें ताकि मध्य प्रदेश में हम सब लोग शांति से जी पाए। देखिए, कमलनाथ को याद रखना चाहिए, वो 15 महीने की सरकार जब पीड़िताओं के लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करती थी उनकी सरकार। ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सभी संवेदनशील घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। उक्त घटना में भी सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम से कम कांग्रेसी जो उनका मूल चरित्र महिला विरोधी है, वो इस तरीके की हास्यास्पद बातें ना करें। और एमपी में उपचुनाव का रण सज गया है, बस प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया है। किसान खाद के बहाने कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। कृषि मंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उर्वरक, खाद और बीज उपलब्ध है। किसान का नाम सियासी काम। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं। खाद एमएसपी, सियासत बेहिसाब। कोई भी चीज आने में एक आध दो दिन कहीं लेट हो जाते हैं या कमी आ जाती है, तो उसे ये नहीं कहते कि खाद नहीं है। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। जात मेरे पास पे मोहर लगेगी। फिर से बोल के बताओ, जात मेरे पास पे मोहर लगेगी। दोनों सीट हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तैयारी की क्या है, हमारी कांग्रेस थोड़ी है, बीजेपी है। एमपी में उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के सहारे सियासत चमकाना शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी, जिसे लेकर एमपी में सियासत शुरू हो चुकी है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। वादे के हिसाब से गेहूं और धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया है। एमपी में किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। आपको दाम दे पा रहे हैं, न एमएसपी दे पा रहे हैं, न आपको खाद दे पा रहे हैं, न मुआवजा दे पा रहे हैं। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं। उधर प्रदेश में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उर्वरक, खाद और बीज उपलब्ध हैं। कोई भी चीज आने में एक आध दो दिन कहीं लेट हो जाते हैं या कमी आ जाती है, तो उसे ये नहीं कहते कि खाद नहीं है, बीज नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, बीज है और गुणवत्तापूर्ण बीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरोप उन्होंने जो लगाए हैं वो निराधार है। हमेशा तैयारी रहती है बीजेपी की, दोनों सीट हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर, उपचुनाव की तैयारी में किसानों के सहारे प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव का शंखनाद कर दिया। उधर बीजेपी भी कांग्रेस को एक बार फिर पटखनी देने की रणनीति में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माहौल चुनावी है तो अतीत के पन्ने पलटते हैं। चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले जिसकी सरकार होती है तो विकास कार्यों की सौगात की झड़ी लग जाती है, लेकिन चुनाव में हार के बाद ये सौगात अटक जाती हैं। जी हाँ, एमपी में कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनका भूमि पूजन किया गया, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंचे। राजधानी भोपाल की बात कर लीजिए। यहां सड़क, ओवरब्रिज के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन तक किया गया था, लेकिन काम तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा कि बीजेपी सरकार घोषणावीर सरकार है। पिछले 20 सालों से सिर्फ घोषणाएं ही हो रही हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। केवल सड़क, पुल के निर्माण ही नहीं बल्कि युवा, किसान, महिलाओं और कर्मचारियों से भी वादे पूरे नहीं किए गए, और जो वादे पूरे किए गए वो पूरे हुए नहीं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लगातार जनता से किए वादों को पीछे छोड़ रही है। देखिए, हम लगातार कहते हैं कि ये सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार है। शिवराज जी के समय भी इसी तरीके से 20 साल शासन चला और अभी पिछले 10 महीने में जो वादे करके आई
वो सबके सामने किसानों के लिए वादे करके आई, कर्मचारियों के लिए वादे करके आई, युवाओं के लिए वादे करके आई, सड़कों के निर्माण के लिए वादे करके आई। ऐसे कितने वादे थे जिनको एक वादा आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें कि उन्होंने पूरा किया हो। एक वादा पूरा नहीं किया, फिर चुनाव में आते हैं, फिर घोषणाएं करते हैं, फिर चले जाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो जनता शने शने अब समझ रही है कि इनकी क्या नीति और नीयत है। इनकी नीति और नीयत स्पष्ट नहीं है। सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कोरी घोषणाएं करती है। देखिए, अभी इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संख्या में हमने देखा कि तमाम ओवरब्रिज और सड़कों का लोकार्पण करके आए हैं। भोपाल में भी आने वाले वक्त में जितनी भी निर्माण कार्य की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, उस पर एक एक करके राज्य शासन आगे बढ़ेगा और उसके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि भोपाल में तमाम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है, एक राजधानी के रूप में जो आवश्यकताएं हैं और लोगों के लिए जो सुलभता के साथ संचालन के माध्यम उपलब्ध हो सके, उस दृष्टिकोण के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे कि जल्द ही इस दिशा में बहुत तेजी के साथ गतिविधियां आगे बढ़ाई जाएंगी। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी का सियासी पारा आई है। बहराइच को सुलगाने की कोशिश करने वालों को जज के सामने पेश किया गया। हिंसा के 5 आरोपियों की सुरक्षा कारण से सीजेएम आवास में पेशी कराई गई। अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर जज के सामने पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल बहराइच नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की तरफ से बताया गया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक सरफराज समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो बहराइच हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधियों को तो चौराहे पर ही खत्म कर देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएन। वहीं बहराइच की घटना को लेकर बाबा बागेश्वर ने दिया है एक बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गए हैं, एक करके विशेष धर्म के लोग टारगेट पर हैं। इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं ताकि हिंदू भयभीत होकर हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। कानून जो कर रहा है उस पर ना सवाल उठ सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। वर्तमान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी सोचनीय है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं हो, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर लोगों के दिलों में पहुंचना पड़े। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना, तो हमने प्रण लिया कि अब हम पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा करें। और अब 2 बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहली खबर ठगी से जुड़ी हुई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा किया है। दूसरी खबर तस्करी से जुड़ी हुई है। बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। रायपुर में 100 करोड़ की ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 400 लोगों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी शेयर ट्रेडिंग में डबल मुनाफे का झांसा देकर की गई थी। पहले भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर में ये गिरफ्तारी हुई है।
तो रायपुर में निगरानी समिति ने कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ का सोना भी बरामद किया है। पुलिस को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान ये सोना मिला है। सोना जब्त कर पुलिस ने जीएसटी विभाग को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि सोना जगदलपुर से लाया जा रहा था। और अब बात बैतूल की, जहां स्कूल की दो छात्राओं के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 2 स्कूली छात्राओं को पाउडर डालकर बेहोश कर दिया। उसके बाद बाइक से उन्हें किडनैप कर ले जा रहा था। इस दौरान छात्राओं को होश आया तो वो चलती बाइक से कूद गई। उधर आरोपी छात्राओं को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। जब मालूम है कि इतनी घटनाएं राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद में आने वाले गांव पठारी में 200 से ज्यादा लोग बीमार मिले हैं। अधिकतर को जोड़ों का दर्द है, हाथ पैर में दर्द और बुखार की शिकायत भी है। सूत्रों की माने तो हर घर से 2 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 172 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए राजगढ़ भेजे हैं। वहीं 68 मरीजों को गांव में ही अस्थायी शिविर लगाकर भर्ती किया गया है। दरअसल गांव में कई दिनों से लोगों को बुखार और हाथ पैर में दर्द की शिकायत थी। इस दौरान किसी ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी तो इतनी ही बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की खबर सुनकर अधिकारी हरकत में आए और गांव जाकर एक स्कूल में अस्थायी ओपीडी शुरू की गई। तो सारंगपुर में 200 लोग बीमार हैं। इस खबर से हड़कंप मच गया और इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव हुआ है। अब लगातार जांच की जा रही है। शिविर लगाकर एक अस्थायी ओपीडी शुरू की गई है। लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। अधिकतर को जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द और बुखार की शिकायत है। और अब बड़ी खबर का रुख करें। एक्टर सलमान खान से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर। अभिनेता सलमान खान को धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई। इसमें सलमान खान की लॉरेंस गैंग से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। मैसेज में कहा गया है कि यह मैसेज लॉरेंस गैंग की ओर से है और मैसेज लिखने वाला लॉरेंस गैंग का ही सदस्य भी है। और यह भी कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हश्र पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा। फिलहाल पुलिस इस मैसेज के सोर्स की जांच कर रही है। दिल्ली में गैंगस्टर और उनके गुर्गों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। पिछले कुछ दिनों के लिए दौरान तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल सहित दिल्ली के अन्य जिलों में विशेष सर्च ऑपरेशन ड्राइव चलाया गया। तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के पास मोबाइल होने के शक के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन किया गया है। कैदियों के पास से सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 243 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 1 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक यानी करीब 197 दिनों तक विशेष जांच पड़ताल अभियान चलाया गया। तिहाड़ जेल के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक जल्द ही तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में नए जैमर मंगवाए जाएंगे जो मोबाइल फोन पर शिकंजा कसेंगे। और पंजाब के अबोहर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से सटे इलाके में एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बता दें कि दिवाली को देखते हुए इस विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता था। बता दें कि विस्फोटक के साथ ही टाइमर भी भेजा गया था और साथ में बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर एनआईए सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी साझा की जा रही है जानकारी। वहीं जांच के लिए एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। और अब बात इंदौर की, जहां एक अजब और गजब रैली निकाली गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लड़कियों का ग्रुप नजर आ रहा है जो चिल्ला रही हैं स्लोगन दाढ़ी हटाओ प्यार बचाओ। और इसी नारे के साथ रैली निकाली जा रही है। इस रैली में लड़कियों ने क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में तख्तियां उठाई जिन पर मजेदार और चौंकाने वाले मैसेज लिखे हुए हैं। इन पर लिखा है नो क्लीन शेव, नो लव, दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो, चॉइस तुम्हारी। और दिल्ली यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग नजर आ रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है।
मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर तो हमेशा छठ घूमने पूजा गया के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है, क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ को इधर को और नहीं चाहिएगा, कितना आगे तक जा सकता है? देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन युगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा, ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है। और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है और ये सब स्थिति यहाँ पर झाग की। देखिए मेरी कंडीशन को देख के आपको लगेगा कि हम पानी में नहीं बल्कि झाग में तैराकी यहाँ पर नाव को खे रहे हैं, क्योंकि नाव आगे जाती है। ये पूरा जो कालिंदी कुंज का इलाका है यहाँ पर पूरा दूर तक आपको यमुना नदी दिखाई देगी, लेकिन मेरी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि मैं झाग के बीच में बम। और अब बात रायपुर की, जहां चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ की ठगी कर दी। पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 400 लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप एक चाय बेचने वाले पर लगा है। शेयर ट्रेडिंग में डबल मुनाफे का इसने झांसा दिया और इन 400 लोगों को बेवकूफ बना दिया। तो 100 करोड़ की ठगी, जहां 400 लोगों से 100 करोड़ की ठगी का आरोप एक चाय बेचने वाले पर लगा है। दरअसल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ये रुपए ठगे गए हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, लेकिन लोगों ने कैसे इस चाय वाले पर भरोसा कर लिया? जी देखिए प्रशांत, जिस तरह से आजकल शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बड़े जोरों से ठगी हो रही है और एक ट्रेड चल निकला है, भली चाय बेचने वाले की काबिलियत अपने व्यवसाय को बढ़ाने ना हो, लेकिन लोगों को इस तरह से ठगने की जो उसको महारत है, ये है कि एक चाय बेचने वाले ने लगभग 400 लोगों को बड़े ही सुनियोजित तरीके से अपने साथियों के साथ मिल करके लगभग 100 करोड़ से अधिक का चूना लगा दिया। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें किसी तरह का शेयर ट्रेडिंग में कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो उसके बाद उनको पता कि वो ठग सीख गए हैं। और इसी तरह जो मंदिर हौसत पुलिस ने एक एक कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इससे पहले एक आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। तो इस बात का खुलासा हुआ है कि जो आरोपी है चाय बेचने का काम करता, शेयर ट्रेड में देने के जो लालच दिखा करके उसने ठगी की है और 100 करोड़ से अधिक ये ठगी है। दस्तावेज, पासबुक तमाम जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिए है। जी ठीक है, धन्यवाद युगल तिवारी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 5 के 8 में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।